नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आरओ की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है जिसमें हमारी यह संस्कृति आईएएस की 5वीं टेस्ट सीरीज है। 4 हम लोगों ने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर चुके हैं और यह हमारी 5वीं टेस्ट सीरीज है और इसकी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी तरफ उसको मिलान करना है दूसरी सूची में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो ये की है जे थॉमसन ने। और पाई मेशन की खोज किसने की है? तो सेल्सिल, ठीक है, फ्रैंक पावेल ने। ठीक है, तो एक आपका 4 हो जाएगा, तो पहले ही ऑप्शन में एक 4 दिया गया है। इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक है ईट पर नाच। ये आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। ठीक, इससे आपको याद रहेंगे। ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और ये हो जाएगा थॉमसन। ठीक है, थॉमसन। और पा से हो जाएगा प्रोटॉन। रा से हो जाएगा रदरफोर्ड। ना से हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। चा से हो जाएगा चैडविक। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अभिकथन दिया गया है, ये दूसरा कारण आर दिया गया है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा कारण और कथन सत्य है। ठीक, चलिए, तो इसमें दिया गया है उत्प्रेरक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। कारण में कहा गया है यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो इसमें कारण और अभिकथन बताना है क्या कौन सा सत्य है। तो इसमें दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, कोयले के दहन की प्रक्रिया, पानी का जमकर बर्फ बनने की प्रक्रिया, इसमें बताया गया है कि कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमकर बर्फ बनना ये भौतिक है, फिजिकल है। ठीक, फिजिकल रिएक्शन है। और कोयले की दहन की प्रक्रिया ये भी रासायनिक है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है आपकी। तो आप इसमें हो जाएगा आपका आंसर ए का। ठीक है, ए का 1 और 2 सही। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से फलों में टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है? आंवला, पालक, अंगूर, इमली। तो किसमें टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो आंवला में टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। और आपका हो जाएगा पालक में टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवला में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एस्कार्बिक। एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। और पालक में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए, तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन के द्वारा पदार्थ अपनी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन किए बिना एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। दूसरा है दही से मक्खन निकालना एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपके दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। दूध दही से मक्खन निकालना भी एक फिजिकल रिएक्शन है, भौतिक परिवर्तन है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? एक तरफ फल दिए गए हैं, एक तरफ खाने वाला भाग दिया गया है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का भाग खाया जाता है पुष्पासन। ठीक, पुष्पासन खाया जाता है।
नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूण पोष खाया जाता है, भी मिलान है, सत्य है। काजू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो बीज पत्र काजू का खाया जाता है। और सिंघाड़ा का क्या है? सिंघाड़ा का भी बीज पत्र है। तो आपका काजू क्या हो जाएगा? मिलान सही नहीं था। चलिए, फल वित्ती जो होती है, मध्य फल वित्ती आम की खाई जाती है, आम की मध्य फल वित्ती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी तरफ सूची दी गई है, एक तरफ दिए गए हैं आपके रासायनिक नाम, एक तरफ दिए गए हैं उनके नाम। तो कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा, वार्षिक सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा, ठीक है, ये सब दिए गए हैं। दूसरी तरफ इनके केमिकल नाम दिए गए हैं, कौन से? तो बेकिंग सोडा का क्या नाम है? तो बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका हो जाएगा ए का 3। तो एक ही ऑप्शन इसमें मिल रहा है, ए का 3। बाकी भी हम देख लेंगे। वॉशिंग सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट। ठीक, तो ये सही आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पाई जाने वाली पथरी किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण बनती है? तो कौन सा अम्ल जो होता है एकत्रित होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो एकत्रित होते क्या बनाता है? पथरी बनाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ दिए गए हैं कार्बनिक यौगिक और एक तरफ आपके दिए गए हैं उपयोग, ठीक, कार्बनिक यौगिक और एक तरफ उपयोग दिए गए हैं। तो इसमें मीथेन दिया गया है, मीथेन का उपयोग क्या होता है? तो मीथेन का उपयोग होता है मोटर टायर बनाने में, मोटर टायर बनाने में उपयोग होता है। एथिलीन का उपयोग होता है कच्चे फलों को पकाने में, ठीक है। और फॉर्माल्डिहाइड का किसका होता है? गले की दवा के रूप में यूज करा जाता है। ग्लिसरॉल श्रृंगार सामग्री में यूज करा जाता है। तो एक आपका हो जाएगा 2। तो एक ही ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के में कौन सा भाग फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? फोटोग्राफी में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट जो है वो, जिसे हम हाइपो भी कहते हैं, ये रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में उपयोग करा जाता है। एंटी क्लोर वे तत्व होते हैं जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में प्रयोग करे जाते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्रिय गैस के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है? आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। तो ये तो आपका सत्य हो जाएगा। रेडान वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख अक्रिय गैस है। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। चलिए, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका एक ही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो है जलीय घोल अम्लीय होता है। कारण में दिया गया है जल में हाइड्रोनियम आयनों के बनने से जलीय घोल में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत आपका हो जाएगा। तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे? दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन में कहा है कि साबुन कठोर जल से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त होता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए तो सत्य है, बट ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर, इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साबुन जो है, साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, ठीक है। इसमें कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। तो क्या बताया गया है? साबुन कठोर जल में कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ठीक है, उपयुक्त नहीं है। और साबुन इसमें बताया है दूसरे कथन नीचे दिए गए कोड में प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो साबुन कठोर जल से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो साबुन क्या है? साबुन कठोर जल से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ए, ठीक।
चलिए कारण में देखते हैं, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं तो इससे संयोग से सफेद व चिकना अक्षय बनता है। आर आर सत्य है बट ए असत्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी पर रक्षा करती है। ओजोन परत में सर्वप्रथम सुराख दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? तो ओजोन जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन में अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से ओजोन उत्पन्न होती है। यह ऑक्सीजन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। इसे सड़ी मछली की गंध आती है ओजोन से। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें केवल एक सही है, इसका ऑप्शन ए। ठीक है, केवल एक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। क्यों सही है? क्योंकि ओजोन परत सर्वप्रथम सुराख उत्तरी गोलार्ध में हुआ था, दक्षिणी में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरी गोलार्ध में हुआ था। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है? एक तो सही है बट दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के संदर्भ में क्या करना है? यह एक रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से भारी गैस है। वायु से भारी गैस है। और दूसरे में क्या कहा है? इसे ठंडा करने पर यह काले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तीसरे में यह गैस स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है। चौथे में क्या कहा है? इसकी प्रकृति अचुंबकीय होती है। तो इसमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? यह एक रंगहीन गंधहीन वायु से भारी होती है, तो बिल्कुल सही है। ठीक, इसे ठंडा करने पर काले रंग का द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ये गलत है आपका। यह गैस स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायक होती है, भी सत्य है। इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, भी सत्य। तो ऑप्शन क्या है? सी इज राइट आंसर है। 1, 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित में से किसे झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है? झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना कहा जाता है आयरन पायराइट्स को। ठीक, आयरन पायराइट को झूठा सोना या फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना भी कहते हैं। ठीक, बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है। रोज गोल्ड क्या है इसमें? तो रोज गोल्ड, इसे सोना का कृत्रिम रूप कहा जाता है। रोज गोल्ड को एक कृत्रिम रूप कहा जाता है, कृत्रिम रूप है सोना का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो प्रकृति में द्रव अवस्था में पारा ही पाया जाता है। बाकी सोना, चांदी, तांबा ये सभी मेटल की अवस्था में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, बाकी जो पारा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, शरीर में तांबे की कमी से विल्सन रोग होता है। इस रोग से मानव के मस्तिष्क और आंखों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। जिसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन आपका सत्य होगा। तो इसमें शरीर में तांबे की जो कमी है उससे विल्सन रोग होता है। विल्सन रोग होता है, शरीर में तांबे की मात्रा कमी नहीं होता है, क्या है? मात्रा बढ़ने से। जब तांबे की मात्रा बढ़ जाती है तो विल्सन रोग होता है। ये तो कथन गलत हो जाएगा। इस रोग से मानव के मस्तिष्क में, आंखों में, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्यों? क्योंकि शरीर में तांबे की जो मात्रा है उसकी जो ज्यादा होती है, बढ़ जाती है, उससे विल्सन रोग होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो अम्ल वर्षा से कौन सा संबंधित नहीं है? कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, तो इसमें बताने हैं कि कौन से कथन इसमें से गलत है, कौन सा गलत। तो वर्षा में जल की अम्ल की सर्वाधिक मात्रा अम्ल वर्षा कहलाता है, जो अम्ल वर्षा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती है? CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ठीक है, जो वायु प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होता है वर्षा जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल। तो ये आपका हो जाएगा सी, ये पहला सही हो जाएगा।
सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी सही हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल ये भी सही हो जाएगा, जिसे अम्लीय बनाता है। तो आपके 3 तो ये सही हो जाएंगे, बाकी ऑक्जेलिक अम्ल इसमें नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो बताना है तो इसका डी हो जाएगा, केवल 4 इसका नहीं है, संबंधित नहीं है किसी भी अम्ल वर्षा से। अम्ल वर्षा से प्रभाव क्या होता है, तो इसमें जो वर्षा से भवन, ऐतिहासिक इमारतें, पौधों और जंतुओं को काफी क्षति पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मृदा पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। अत्यधिक अम्लीय मृदा में जो पौधे हैं उनकी वृद्धि क्या होती है, अच्छी होती है। कैल्शियम ऑक्साइड एवं कैल्शियम डाइऑक्साइड जैसे क्षारक मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य होगा। तो उसे अत्यधिक अम्लीय मृदा में जो पौधे हैं उनकी वृद्धि अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम डाइऑक्साइड जैसे क्षारक मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 21। इसमें कथन दिया गया है एक और कारण दिया गया है। कथन में कहा है कि लिटमस सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है, अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अम्लीय विलयन में जब मिलाया जाता है तब लाल होता है, ठीक, अम्लीय विलयन में जब मिलाया जाता है तब लाल होता है। क्षारीय में जब मिलाया जाता है, क्षारीय में, तब ये नीला होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। कारण, कारण एक जो है वो सही है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ए सत्य है परंतु क्या है, आर असत्य है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कथन में क्या कहा है, स्टेनलेस स्टील लोहे में जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा, उसमें जंग नहीं लगता है। कारण में कहा है, इसे कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपके दोनों सही हो जाएंगे। व्याख्या भी करता है, इसीलिए जंग नहीं लगती क्योंकि ये क्रोमियम, कार्बन और निकेल मैंगनीज के, मैंगनीज से बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री जहाजों पर संकेत इत्यादि के लिए होम्स सिग्नल बनाने का इसका उपयोग किया जाता है। तो जो होम सिग्नल हैं उनको बनाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, तो इसमें अंधेरे में चमकने के कारण इसे फास्फोरस नाम दिया गया, फास्फोरस को। तो कौन सा इसमें फास्फोरस का यूज करा जाता है, तो इसमें सभी जंतुओं में फास्फोरस पाया जाता है। तो सफेद फास्फोरस जो है वायु में स्वतः जल उठता है, सफेद फास्फोरस। तो इसमें सफेद फास्फोरस जो है वायु में स्वतः जल उठता है। और इसमें बताया गया है समुद्री, तो समुद्री होम सिग्नल बनाने के लिए आपका कैल्शियम फास्फाइड की आवश्यकता पड़ती, उपयोग पड़ता है। कैल्शियम फास्फाइड समुद्री जहाजों में संकेत के लिए जो होम सिग्नल है उनको बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कैल्शियम फास्फाइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए कौन से गैस युग्म का प्रयोग किया जाता है। तो गोताखोर क्या करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है उसका उपयोग करते हैं गोताखोर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूहे का चूहे का विष में चूहे के विष में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो चूहे के जो विष बनाने में कौन से रासायनिक प्रयोग करा जाता है, तो इसमें करा जाता है आपका सोडियम क्लोरेट नहीं किया जाता है, सोडियम क्लोरेट नहीं किया जाता है। और एल्युमिनियम फास्फाइड भी नहीं किया जाता है, एल्युमिनियम फास्फाइड भी नहीं किया जाता है। तो रेंटो रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड क्या है, यह एक कीटनाशक है जो कृंतकों को मारता है, कृंतकों को मारता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन आई आई 131 का प्रयोग कौन से रोग उपचार के लिए किया जाता है, कौन से रोग उपचार के लिए किया जाता है। तो थायराइड के लिए किया जाता है और कैंसर के लिए किया जाता है।
ये 2 में किया जाता है, सांस की बीमारी में नहीं किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम चूर्ण का किया जाता है। प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग करा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। एक कथन है, दूसरा कारण है। तो एंजाइम उच्च कार्बनिक पदार्थों की सरलतम पदार्थों में अपघटन क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रेप्सिन एंजाइम आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करते हैं। सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों सत्य हैं, बट इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोरोन के उपयोग का बोरोन का उपयोग जो है, यौगिकों का उपयोग बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में किया जाता है। दवा बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी होता है। तो ये दोनों आपके सत्य हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। इसका जो परिरक्षण है बोरोन का, वो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी किया जाता है, और दवा बनाने में भी बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित में से, ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव अवस्था में बदले गैसीय अवस्था में परिणत हो जाते हैं, और फिर ठंडा किए जाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है आपका। इस प्रक्रिया के तहत ठोस कपूर से कपूर वाष्प में परिणत होते हैं। ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? अपरूप कौन सा कार्बन का नहीं है? तो इसमें से कास्ट चारकोल, बोन चारकोल, रक्त चारकोल, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें नहीं तो कोई नहीं है, ये सभी हैं आपके कार्बन के अपरूप। तो इसमें डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं है। ये तो सभी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है? तो विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला है HNO3। HNO3 का उपयोग किया जाता है। यह अकार्बनिक यौगिक है, यह रंगहीन होता है, और इसका उपयोग विस्फोट पदार्थ बनाने में निर्माण में किया जाता है। औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। उर्वरक, फोटोग्राफी, अम्लराज और प्रयोगशाला में भी अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। फार्मिक क्या है? फार्मिक अम्ल जो है, यह उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में फलों संरक्षित करने में, रबड़ के स्कंदन में, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है चींटी में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और स्टेटीन आदि सभी हैलोजन रंगहीन होते हैं। आज सभी हैलोजन रंगहीन होते हैं। तो ये तो रंगहीन हैलोजन क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये तो सभी क्या है? सभी हैलोजन है। और हैलोजन सदस्यों की जो आवर्त सारणी है 17 में रखा गया है। हैलोजन जो है संयोग लवण उत्पन्न करते हैं, और इनके गुण के कारण हैलोजन कहा जाता है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। ये हैलोजन हमेशा क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। तो ये तो सही हो जाएगा। ये सभी हैलोजन समूह दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, क्योंकि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन धातुई में चमक पाई जाती है फ्लोरीन में, इसीलिए दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ लैंप दिया गया है और एक तरफ दिया गया है रंग स्रोत। तो सोडियम लैंप में इसमें पीली रोशनी निकलती है। सोडियम लैंप में पीली रोशनी निकलती है। मरकरी लैंप में क्या निकलता है? श्वेत नीलाभ रोशनी निकलती है। और प्रदीप्त लैंप में क्या निकलता है? प्रदीप्त लैंप में निकलता है, इसमें एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश से समान होती है। तो नीली रोशनी तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन सम्मिलित हैं।
एक और दो, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो कैल्शियम सल्फेट है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जिप्सम भी यूज करा जाता है और ब्लीचिंग पाउडर भी इस्तेमाल करा जाता है। ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल करा जाता है। जिप्सम और प्लास्टर पेरिस इस्तेमाल करा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपका 1 और 3 इस्तेमाल करा जाता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। एक तरफ बीमारी दी गई है, एक तरफ प्रभावित अंग दिए गए हैं। एड्स का जो प्रभावित अंग है वो है प्रतिरक्षा तंत्र। क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक, प्रतिरक्षा तंत्र, तो इसमें प्रतिरक्षा तंत्र तो कहीं दिया नहीं है। पोलियो का क्या है? तो पोलियो का जो है वो तंत्रिका तंत्र है, बिल्कुल सुमेलित है। इसका क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र। रेबीज, रेबीज से क्या प्रभावित होता है? तो ये भी तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है, तो ये भी आपका सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं। इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र से प्रभावित होता है। चलिए ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन दो इसके क्या है? दो इसके सही है, बाकी दो गलत हैं, तो इसमें दो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रियोन के संदर्भ में, प्रियोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये रोगजनक कण है, बिल्कुल सही है। प्रियोन जो है सूक्ष्म संक्रामक रोगजनक कण है। इनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल इनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है और न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। इनके प्रोटीन कारकों में गुणन करने व संक्रमण फैलाने की क्षमता होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई होते रहते हैं ये। तो इसमें ये दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विसरण, डिफ्यूजन के कारण संपन्न होती है? तो कौन सी जो प्रक्रिया है वो डिफ्यूजन के कारण संपन्न होती है? हवा का चलना, हवा का चलना भी एक विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में फैलना, ये भी विसरण क्रिया डिफ्यूजन के कारण ही होता है। शक्कर का पानी में घुलना, ये भी विसरण क्रिया द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन, ये भी विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है। तो ये तो चारों सही, आपके डी आपसे क्या हो जाएगा उत्तर? बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है। एक तरफ सब्जियां दी गई हैं सूची में, एक तरफ वर्णक दिए गए हैं। ठीक है, पिगमेंट्स, क्या? पिगमेंट दिए गए हैं ये। तो गाजर में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? गाजर में लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के कारण होता है, तो ये मिलान सही है बिल्कुल। प्याज का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमिन, ठीक है, कुरकुमिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो थैमसे कैप्सेथिन के कारण होता है, कैप्सेथिन के कारण होता है। तीन आपके चारों क्या हैं? मिले हुए हैं, तो 1 2 3 4 आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डीएनए, डीएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षार में प्यूरिन कहा जाता है। प्यूरिन किसको कहते हैं? डीएनए में जो स्थित नाइट्रोजन क्षार है प्यूरिन, उसको क्या कहा जाता है? एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, तो इसका क्या हो जाएगा? एडेनिन और ग्वानिन। थायमिन और साइटोसिन, ये भी थायमिन और साइटोसिन जो है ये भी नाइट्रोजन के जो क्षार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। लेकिन एडेनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूरिन। तो जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं प्यूरिन, वो होते हैं आपके एडेनिन, ग्वानिन। और पिरिडिमिन क्या कहा जाता है? थायमिन और साइटोसिन। जो यहाँ पे यदि पिरिडिमिन लिखा होता तो आपका ये हो जाता। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक को किस मिशन के तहत पूरा किया गया? तो किस मिशन के तहत पूरा किया गया? तो पोलारिस डॉन मिशन, पोलारिस डॉन मिशन के द्वारा किया गया, सफलतापूर्वक किया गया।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व में प्रथम 3D प्रिंटेड इंजन युक्त रॉकेट का प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। भारत ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ता है। हाल ही में हैम्बर्ग में जारी विश्व की द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को 110वां स्थान प्राप्त हुआ है? 110वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसे एरावत सुपर कंप्यूटर को 110वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, अमेरिका तथा माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है? तो कौन सा सर्वाधिक जो है उपग्रह वाला ग्रह है? तो शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो शनि के उपग्रह जो है पहले 83 थे, अब इनकी जो उपग्रहों की संख्या है बढ़कर 146 हो गई। 146 उपग्रह हो गए हैं इसके पास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जिसके तहत विशिष्ट परिस्थितियों में दोषी सिद्ध किए गए अपराधियों के लिए अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? तो अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। 20 वर्षों का कारावास या आजीवन 20 वर्षों का कारावास अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक, 20 वर्षों की सजा या आजीवन कारावास। तो चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं है? ये 4 एक्सप्रेसवे दिए गए, इसमें से कौन सा एक्सप्रेसवे है जो शामिल नहीं है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो इसमें शामिल नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे शामिल नहीं है। पांच ऐसे कौन से एक्सप्रेसवे हैं जो शामिल हैं? तो 5 प्रमुख जो हैं गंगा, बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर और पूर्वांचल इसमें शामिल है। ठीक है, पूर्वांचल, गंगा, बुंदेलखंड और आगरा, लखनऊ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। सितंबर 2024 से क्वेश्चन है इसमें। उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो कौन से जनपद में किया है? तो किया है गोरखपुर में। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजेश वर्मा नियुक्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष। और राजेश वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सीतापुर से पूर्व सांसद भी रहे हैं राजेश वर्मा, इनको पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? तो गोरखपुर जो सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे है वो कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? तो उत्तर प्रदेश तो है ही है, आपका बिहार हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो उड़ीसा से नहीं गुजरेगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरेगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया नीति 2024 को कब मंजूरी प्रदान की गई? कब मंजूरी प्रदान की गई? तो अगस्त 2024 में इसको मंजूरी प्रदान की गई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रवृत्ति होती है, तो सही है आपका। ये केवल प्रजनन कोशिकाओं में संपन्न होता है, भी सही है। इसमें निर्मित कोशिकाएं अगुणित प्रकृति की होती हैं, अर्धसूत्री विभाजन में भी सही है। आपका ये गलत हो जाएगा। तो कथन इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही सही नहीं होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बाकी ये सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 52 श्वेत रुधिर कणिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो इसमें से बताना है कौन सा कथन
सही नहीं है, तो ये गोलाकार होती है कथन से आपका सही नहीं होगा। ठीक, कथन सही नहीं होगा। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, निश्चित आकार नहीं, ठीक नहीं होता है। इनका जीवन काल 10 से 13 दिनों का होता है। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती, श्वेत रुधिर करता है। इनका निर्माण स्टेम सेल में होता है, ये भी सत्य है आपका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो एक कथन ए दिया है, कारण आर दिया गया है। पौधे की छाल हवा और पानी के लिए अभेद्य होती है। इसमें सुवेरिन नामक रसायन पाया जाता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें कथन दोनों सत्य हैं आपका, वो व्याख्या भी करते हैं। सुवेरिन नामक जो रसायन होता है इसी के कारण ये होता है, तो ये कथन हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, पौधों नाइट्रोजन को वायुमंडल से प्राप्त होता है। पौधे जो हैं नाइट्रोजन को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन की अधिकता होने से पौधे में फूल जल्दी निकलते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो इसमें कथन पौधे जो हैं नाइट्रोजन को वायुमंडल से तो प्राप्त करते हैं, बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन की अधिकता होने से पौधे जल्दी फूल नहीं देते हैं। ठीक, पौधे इसकी कमी से जो है पौधे की वृद्धि तो रुक जाती है, इसकी अधिकता होने पर पौधे में फूल विलंब से उगते हैं। ठीक, जल्दी नहीं निकलते हैं, देर में निकलते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है विटामिन एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए हैं कमी से होने वाले रोग। तो थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमीन की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। थायमीन का क्या है रासायनिक नाम? तो B1 है। B1, B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा। B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। B2, B2 से कौन सा रोग होता है? किलोसिस। नियासिन, नियासिन से क्या होता है? नियासिन से होता है पिलग्रा। तो ये भी B3 है, पिलाग्रा होता है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का नाम है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार इससे उत्पन्न होते हैं। तो ये सभी सम्मिलित हैं आपके ए, 2, 3, 4। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है खनिज एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए हैं कार्य। सल्फर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? तो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का जो कार्य होता है, कैल्शियम का कार्य तो आपका पता है। कैल्शियम का कार्य है रुधिर स्कंदन, रुधिर स्कंदन होता है। दांत और हड्डियों की संरचना भी होता है। रुधिर पेशीय कार्यों तंत्रिका संघनन संकेत के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से जो होते हैं वो हड्डियों एवं दांतों की दुर्बलता होती है, शरीर की वृद्धि में अवरुद्ध बनता है। कोबाल्ट में क्या होता है? कोबाल्ट का जो कार्य होता है विटामिन B12 का कार्य लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भूमिका निभाता है। तो WBC लिखा है, यहाँ पे RBC होता, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी, आरबीसी होता तो ये आपका सही हो जाता कोबाल्ट। यहाँ पे WBC दिया गया तो इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम और कार्य दिए गए हैं। एंजाइम और कार्य दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग्म? तो म्यूसिन, म्यूसिन यह भोजन को चिकना बनाता है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। टाइलिन का काम क्या है? यह भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा जैसे माल्टोज में बदल देता है। मंड को, जो स्टार्च है उसको माल्टोज शर्करा में बदल देता है टाइलिन। तो ये तो जीवाणुओं को मारना, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही है, मंड मंड को माल्टोज में बदलना। लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम का कार्य है यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को कोशिका भित्ति के पॉलीसेकेराइड्स को पचाकर जीवाणुओं को मारता है। तो ये आपका ये सही हो जाएगा। तो इसमें सुमेलित सही युग्म आपका एक ही था, तो केवल एक इसका सही उत्तर था आपका। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम आमाशय में से नहीं निकलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो एंजाइम है वो आमाशय से नहीं निकलता है? लैक्टोज, लैक्टोज आमाशय से नहीं निकलता है। आमाशय से कौन कौन से निकलते हैं? तो पेप्सिन निकलता है, रेनिन निकलता है, लाइपेज निकलता है, और एक है एमाइलेज, वो निकलता है। लैक्टोज कहाँ से निकलता है? क्षुद्रांत से निकलता है। ठीक है, क्षुद्रांत से निकलता है। अगला क्वेश्चन, हाइपो
ग्लाइसीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करना है? दो कथन दिए गए हैं, इसमें प्रभावित व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इससे प्रभावित व्यक्ति की जनन क्षमता कम हो जाती है। तो बताना है कौन सा कथन सही है आपका, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसमें इसमें प्रभावित व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम होती है, बढ़ नहीं जाती, कम होती है, तो ये तो गलत हो गया। बाकी दूसरा सही है, तो इसमें केवल दो ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं? तो प्रकाश की तीव्रता के निम्न होने की या घटती है, आपका सही नहीं है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार। वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना होती। तारापुर में पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन का संचालन तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय हुआ। तो बताना है कौन सा इसमें सही है? तो इसमें आपका केवल एक सही है, केवल एक सही है। तारापुर का जो है वो चौथी परियोजना के अंतर्गत हुआ है, चौथी पंचवर्षीय में हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वांटम संचार संचार का सबसे सुरक्षित तरीका है। क्वांटम संचार संचार का सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल सत्य है आपका। क्वांटम संचार के लिए प्रोटॉन कणों का प्रयोग किया जाता है, गलत है आपका, तो केवल एक आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। इसमें संचार के लिए फोटान जो कि क्वांटम कण है उसका प्रयोग करा जाता है, तो फोटान का क्या जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र दिए गए हैं, उसका राज्य दिया गया है, कौन सा कहाँ है? तो काकरा पार कहाँ है आपका? तो काकरा पार है गुजरात में, काकरा पार है गुजरात में। अगला है कलपक्कम, तो काकरा पार तो गुजरात में हो जाएगा, तो ए का 3 हो जाएगा आंसर, ए का 3 हो जाएगा। कल कल कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम है तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है? नरोरा है आपका उत्तर प्रदेश में। कोटा राजस्थान में है, तो इसका हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से सोवियत इंटर कोसमोस के साथ वर्ष 1984 में जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा थे। गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से पहले मॉड्यूल BAS-1 का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? BA-1 का प्रक्षेपण किया जाएगा 2028 में। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान-4 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाएगा, ये सही है आपका। इस मिशन के तहत वर्ष 2030 तक चंद्रमा में भारत की मानव लैंडिंग लक्ष्य रखा गया है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। कब तक रखा प्रस्तावित किया गया है? तो 2040 तक किया गया है प्रस्तावित। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसका पहला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जून 2024 में इस यान का सफल परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया था। चित्रदुर्ग में किया था, बिल्कुल सही है इसका। तो पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का जून 2024 में कहाँ किया था? चित्रदुर्ग, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया था। किसने किया था? तो इसरो ने किया था। यह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आने में सक्षम है, ये भी सही है। इसका उपयोग अंतरिक्ष में कचरा साफ करने और सैटेलाइट्स की मरम्मत के लिए भी किया जा सकता है, ये भी आपका सत्य है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से लेकर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता अत्यधिक होती है। बीटी कपास, बीटी कपास, तो इनकी आवश्यकता जो है ये तो गलत हो जाएगा, इसमें आवश्यकता ज्यादा नहीं है, आवश्यकता अधिक नहीं होती है, कम होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बीटी कपास, बीटी मक्का जैसी फसलें जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न फसलों के कारण होती हैं, तो ये आपका दूसरा कथन सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
एक एक में अभिकथन ए दिया गया है, कारण आर दिया गया है। पुनर्प्रयोज्य डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों ने स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है। अत्यधिक प्रभाव डाला है, तो ये तो आपका सत्य हो जाएगा। इससे द्वारा उत्पन्न सुरक्षित अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन इसमें बताया है संभव नहीं है, लेकिन संभव है। ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा से, जीन थेरेपी से है। इस चिकित्सा द्वारा बच्चे या भ्रूण में उपस्थित जीन दोषों का सुधार किया जाता है। इसमें क्या है? दूसरे कथन में इस चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग जून 2024 में एक 4 वर्षीय लड़की ने एडिनोसिन डीएमिनेज डीएनए डीएनए की कमी को दूर करने में किया गया था। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। कथन एक आपका सही है। एक कथन एक आपका सही। तो 2024 में ने इसका जो पहले प्रयोग किया गया था वो 1990 में किया गया था। 1990 में किया गया था। अगला क्वेश्चन पे, तो अग्नि बताया गया है कौन सा सुमेलित है? तो अग्नि 4, पृथ्वी, त्रिशूल, पिनाका। बताना है कि इनका क्या स्पेशलाइजेशन है। तो इसमें सुमेलित बताना है कि कौन है। तो अग्नि 4 जो है, अग्नि 4 मिसाइल है, ये सतह से वायु में मार करने का प्रक्षेपास्त्र है। तो अग्नि 4 में ये तो आपका गलत हो जाएगा। अग्नि 4 या भारत की जो परमाणु संपन्न लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। अग्नि 4 की जो मारक क्षमता है वो 4000 किलोमीटर है। यह सतह से सतह यह सतह से सतह पर मार करने वाली 2 चरणों वाली मिसाइल है। अग्नि 4 यह सतह से सतह मार करती है। अगला है, पृथ्वी मिसाइल के बारे में क्या है? और पृथ्वी मिसाइल बताया गया है सतह से सतह मार करती है। तो इसमें क्या है? पृथ्वी में है आपकी छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सतह से सतह की मार करने में सहायक है। ये तो आपका सही हो जाएगा। ये तो सही मिलान है। ये है सतह से सतह। त्रिशूल में क्या है? त्रिशूल वायु में मार करने पे सतह से वायु। तो ये भी आपका सही मिलान है। पिनाक पिनाका क्या है? तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यह मिसाइल प्रक्षेपास्त्र है। मल्टी बैरल, ये भी आपका मिलान सत्य है। तो इसमें सही सुमेलित पूछा गया तो तीनों सही सुमेलित हैं। इसमें नहीं होता तो आपका अग्नि 4 ऑप्शन सही होता। ठीक, अग्नि 4 ये ऑप्शन सही होता। बाकी ये तीनों सही हैं। इसमें सतह से सतह था अग्नि 4 में। इसमें एक क्वेश्चन आपका गलत दिया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली एम आर आई स्कैनर आईसेल्ट का विकास किस देश के द्वारा किया गया है? तो किया गया है फ्रांस के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बिल्कुल सही। काकरापार है कहाँ? गुजरात में है। यह भारत का पहला स्वदेशी नहीं है। ठीक है। 700 मेगावाट क्षमता का दावित भारी जल रिएक्टर में पहला नहीं, दूसरा है दूसरा। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। अगला है, कैथोड किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैथोड किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये किरणों में विद्युत ऊर्जा होती है। ये गलत हो जाएगा आपका। ये किरणें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित होती हैं। सही है। ये किरणें धातु की प्लेट में को भेद कर सकती हैं। बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टाइन को किसकी खोज के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1921 में सम्मानित किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो विस्तृत व्याख्या आइंस्टाइन ने दी थी, उसके कारण इनको वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और साथ में एक थे मिलिकन। मिलिकन को 1923 में दिया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश विद्युत सेल के संदर्भ में बताना है, तो इसमें से कथन कौन सा आपका सत्य है? तो इस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो गलत है आपका। इसका सर्वाधिक उपयोग सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन एवं टेलीविजन में किया जाता है, ये आपका सही है, केवल दो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त पदार्थ और उत्पन्न प्रकाश का रंग। कैडमियम बोरेट, कैडमियम बोरेट गुलाबी रंग का प्रकाश, सही है। जिंक सिलिकेट, जिंक सिलिकेट से होता है हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश। मैग्नीशियम टंगस्टेन, टंगस्टेट से होता है आपका हल्का नीला रंग, हल्का नीला रंग, यही सही। जिंक बोरिलियम से क्या होता है? तो जिंक बोरिलियम से होता है पीला प्रकाश। तो इसमें दो आपके मिले हुए हैं सही और दो नहीं मिले हैं। अगली सूची में दिया गया है खगोलवेत्ता, एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं। खगोलवेत्ता और सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन किस संबंधित है। तो टालेमी, टालेमी है भूकेंद्रीय सिद्धांत से, ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी से। और इसमें एक ही आपका चार दिया गया है, तो एक ही पहले सही हो जाएगा। बी का आपका कोपरनिकस हो जाएगा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत से, और कैपलर हो जाएगा आपका लॉ ऑफ गति के जो नियम है उससे हो जाएगा, ठीक है। ग्रहीय गति के नियम हो जाएगा, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और जॉर्ज लेमेंत्रे हो जाएगा महाविस्फोटक विस्फोटक सिद्धांत से, महाविस्फोट सिद्धांत से हो जाएगा, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। चलिए, तो आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। पानी में हवा भरे बुलबुले चमकना, क्या सही है? तो ये तो आपका सही हो जाएगा। कालिख से पोता हुआ गोला चमकना, है भी आपका सही हो जाएगा। तो दो आपके सही हैं, बाकी ये आपका गलत है। तो एक और दो आपका सही उत्तर है। पानी से भरे बर्फी तली में पड़े हुए सिक्के के ऊपर उठा दिखाई देता है, ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, इससे संबंधित नहीं। जी। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण संबंधित है, से ये अपवर्तन से होता है, प्रकाश के अपवर्तन से होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन? तो मृग मरीचिका का जो बनना है, तारों का जो टिमटिमाना है, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त से सूर्य का चपटा दिखना, तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो आपके बी, दो और तीन कथन सही हैं, तो बी आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भौतिक राशियां दी गई हैं, उनकी इकाइयां दी। ताप की जो इकाई है वो क्या है? तो केल्विन है ताप की इकाई। द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम। ज्योत तीव्रता की इकाई कैंडेला है, और पदार्थ की मात्रा मोल। तो ए का आपका हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य के निष्कासित, सूर्य से जो निष्कासित उच्च ताप का मानक मापन किसके द्वारा किया जाता है? मापन किया जाता है पायरोमीटर से, पायरोमीटर से, ठीक है, पायरोमीटर से। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो सदिश राशियों के संदर्भ में बात करनी है। तो इन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दूसरा कथन है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरण सदिश राशियों के उदाहरण है। तो आपका दूसरा तो सत्य हो जाएगा, पहला आपका सत्य नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। 85 क्वेश्चन है, जिसमें न्यूटन के जड़त्व नियम से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना, ये नहीं है, ठीक है। बाकी बाकी आप पढ़ लेना, तीनों सत्य हैं, ठीक, तीनों सत्य हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सौर सेल, सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत नहीं, सौर ऊर्जा को। तो पहले आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन कौन सा करता है? तो माइक्रोफोन क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बल्ब का जलना क्या है?
तो बल्ब का जलना जो है वो आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो ये तो आपका सत्य है बिल्कुल। सितार का क्या है? तो सितार जो है ये आंतरिक को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को, ये भी आपका सत्य है। तो इन दोनों में डाउट था आपका। तो माइ सौर सेल जो है, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को बदल सौर ऊर्जा को बदलता है सौर सेल, ठीक है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा संपन्न होते हैं? इस क्रिया के द्वारा संपन्न होते हैं। तो ये होता है आपका कोशिकत्व के द्वारा, कैपिलरी के द्वारा। ये कथन दिए गए हैं, सर्दियों में लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। सर्दियों में लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। सर्दियों में लोलक की लंबाई कम हो जाने के से आवर्त काल भी कम हो जाता है, आवर्त काल भी कम हो जाता है। तो गलत क्या है इसमें? तो गलत आपका पहला गलत हो जाएगा। तो पहला क्या है? तो सर्दियों में जो है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ती है, तो सर्दियों में नहीं। सुस्त कब होती है? गर्मियों में। सर्दियों में लोलक की लंबाई कम हो जाती है, बिल्कुल। इसीलिए आवर्त काल भी कम हो जाता है। तो कारण क्या है? ये सही है। इसमें ए तो असत्य है, आर सत्य है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे दिए गए कथन है जिनमें चाय देर तक गर्म रखने के लिए केतली की बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है। केतली की चमकदार सतह बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करती है और भीतर की ऊष्मा बाहर जाने देती है। इसमें सही क्या है? इसमें हो जाएगा आपका ए तो सत्य है, परंतु आर क्या है? असत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान के संदर्भ में बात करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें आपका होगा, इसके तहत स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। बिल्कुल सत्य है। इसके अंतर्गत 10 लाख सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है, भी आपका सत्य है बिल्कुल। तो आपका ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो ये मंजूरी दी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, ठीक है। संपूर्णानंद, इसकी जो उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी करी है, ठीक है। तो आपका ये सही हो जाएगा उत्तर, संपूर्णानंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताया गया है, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है आपका लखनऊ में स्थापित है। तो ये स्मार्ट प्रयोगशाला है, ये लखनऊ में स्थापित नहीं। ये कहाँ स्थापित? तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बीएचयू, आईआईटी बीएचयू ने है, इनको मिलकर किया है। इनको ये मिलकर किया है। तो ये कहाँ है? तो वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला है। कहाँ स्थापित की गई है? वाराणसी में की गई। तो कथन है कि ये गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य वरुणा नदी को संरक्षण प्रदान करना है। कौन सी नदी है इसका लाभ उठाएगी? कौन सी नदी को साफ करना है? तो वरुणा नदी का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा कथन सही हो जाएगा। इसमें हमने देखा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वच्छता पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और यूपी के करंट अफेयर से बन सकता है ये क्वेश्चन। स्मार्ट प्रयोगशाला जो नदियों के स्वच्छ बनाने की स्मार्ट प्रयोगशाला है, वो वाराणसी में की गई है स्थापित। और जो आईआईटी बीएचयू है, ठीक है, आईआईटी बीएचयू है और डेनमार्क सरकार ने एक अनूठी जो पहल शुरू करी है, ठीक, अनूठी, और भारत सरकार का जल संसाधन, नदी विकास और संरक्षण विभाग भी, तीनों ने मिलकर ये शुरू किया है। नदी कौन सी? वरुणा नदी को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक। ये इतने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है याद रखने हैं। अगला है महत्वपूर्ण दिवस, दूसरा है दिनांक। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है आपका। विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को, भी सत्य है। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, भी सत्य है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, भी सत्य है।
तो क्या हो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? थाईलैंड की बताया गया है युवा प्रधानमंत्री। तो आपका सुमेलित नहीं बताया गया है, तो इसमें आपका सुमेलित नहीं होगा। ईरान की जो पहली महिला सरकारी प्रवक्ता है, ईरान की पहली महिला जो सरकारी प्रवक्ता है, वो कौन बनी है? तो वो बनी है फतेह मेह मोहजरानी। तो ये गलत है। क्या सही हो जाएगा? फतेह मेह मोहजरानी। बाकी ये सही है। सबसे युवा प्रधानमंत्री पेंटो गर्नाट शिवानाथ सिनावात्रा और मांडिया माया दक्षिण अफ्रीका की पहली मुख्य न्यायाधीश। फ्रांस की प्रधानमंत्री नियुक्त है मिशेल बार्नियर। 70वें सत, जो है ठीक है 17वें ग्रीष्म जो पैरा ओलंपिक हुए हैं 2024 में, उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो इसका आयोजन है वो लॉस एंजलिस में किया गया था क्या? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था पेरिस फ्रांस में किया गया था। कहाँ? पेरिस फ्रांस में किया गया था। ठीक है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही नहीं आपका, यही सही नहीं है। बाकी आदर्श वाक्य इसका क्या था? तो गेम वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य था। इसके अभियान में भारत ने कुल कितने 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य सहित 29 पदक जीते हैं। पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पैरा ओलंपिक से। अवन लेखरा ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो अवन लेखरा ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी है अवन लेखरा। ठीक, तो इतने याद रखने हैं इसके पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में बात करी जाए तो वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है 2024 के बारे में बात करते हैं। इसका जो संस्करण का शीर्षक है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना, ये पहला पॉइंट है। इस संस्करण में भारत की 39वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो इसमें गलत बताना कौन सा? तो इसमें गलत कोई नहीं है। इसकी जो रैंक प्राप्त हुई है वो 39वीं रैंक है, बिल्कुल सत्य है। ये भी इसका शीर्षक, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सितंबर 2024 में लिथुआनिया के विनियस में आयोजित वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संधि के हस्ताक्षर में राष्ट्रों ने निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन सा इसमें शामिल नहीं होगा? तो उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी शामिल हैं। तो इसका डी हो जाएगा आंसर। सितंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में कौन शामिल हुआ है देश? कौन देश शामिल हुआ है? तो नेपाल है। ये पूर्ण गठबंधन, सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य का 101वां, ठीक है, 101वां जो है देश बना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हरित अमोनिया निर्यात समझौता किया है? तो किया है जापान के साथ में। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए निम्नलिखित में से किस देश को विशेषकर भागीदार घोषित किया है? तो किया है भारत को। ठीक, गोविंद वल्लभ पंत के संदर्भ में इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हाँ, बने थे, बिल्कुल सही है। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम बताना है। तो सही इसका क्रम हो जाएगा पहले स्थान पे, ये आपका दूसरे स्थान पे रहेगा। बिल्कुल सही है, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। यह अभियान पूर्णतः केंद्रीय वित्त पोषित है। केंद्रीय वित्त पोषित है, बिल्कुल गलत है। यह कुल प्रव्यय
79,000 79,156 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ये तो सही है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सत्य है। इसमें राज्यों का भी हिस्सा है। राज्यों का हिस्सा 22,823 करोड़ रुपए जो है वो राज्यों का हिस्सा है, तो पूर्णतः वित्त पोषित नहीं। इसमें केवल आपका 2 सही हो जाएगा। एक तरफ अभिकथन ए दिया है, दूसरा कारण आर दिया है। बताना है कौन सा कथन सत्य है। गर्मी के दिनों में लोग अपनी छतों पर जल छिड़कते हैं। जल के वाष्पीकरण से गुप्त ऊष्मा सतह को शीतल बनाती है। बिल्कुल दोनों सत्य हैं, व्याख्या भी कर रहा है। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति। तो इसमें क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से टिंकचर आयोडीन में विलायक का कार्य करता है? कौन करता है विलायक का कार्य? तो अल्कोहल करता है। निम्नलिखित में अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है तो रक्त की जांच के लिए, क्रीम के मक्खन निकालने के लिए, वॉशिंग मशीन में। ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। किसी के तत्व के समस्थानिक के संदर्भ में बात करनी है, तो किस तत्व का प्रयोग समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, इससे इनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, बाकी दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण है? वृत्तीय गति के उदाहरण हैं, तो इसमें बताना है कौन कौन से हैं। चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, कृत्रिम उपग्रह और वित्तीय पथ पर नियत चाल, ये चारों हैं, तो ये चारों सही हो जाएंगे। एक तरफ अभिकथन दिया गया है, एक तरफ कारण आर दिया गया है। जब हम बस में खड़े होते हैं और बस अचानक चल पड़ती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। मोटर के अचानक चलने पर हमारा पैर गति की अवस्था में आ जाता है, किंतु शरीर के ऊपरी भाग विरामावस्था में रहता है। इसमें से बताना है कथन सत्य कौन सा है। तो कथन आपका पहला ए गलत है और दूसरा कथन सही है। ए गलत है और दूसरा कथन सही है। बस जो चलती है तो पीछे की ओर चल जाते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, इसीलिए गलत है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य आर्किमिडीज का, ठीक है, आर्किमिडीज के उत्प्लावन, प्रिंसिपल बायोन्सी के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो कौन सा आधारित नहीं? ज्वार भाटा का आना, ये आधारित नहीं, बाकी तीनों आधारित, तीनों आधारित है। कौन से? हाइड्रोमीटर में द्रव की घनत्व की माप, दूध मापी द्वारा दूध की शुद्धता, पनडुब्बियों का डिजाइन बनाना, ये सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। अगला क्वेश्चन, रबर बैंड को खींचते समय ऊर्जा बैंड में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। खिलौना कार में चाबी भरते समय ऊर्जा कार के कमानी में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा कथन सत्य हो जाएगा, केवल दो इसका सही उत्तर है। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक तरफ धातु दी गई, एक तरफ ध्वनि में चाल दी गई है। ध्वनि चाल, तो निकेल की आपकी है, बिल्कुल सही है, 6,040। स्टील की है 5960। पीतल की है 4700। पीतल की है 4700। कांच की है 3980। ये सभी सुमेलित हैं, तो एक ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया है, दूसरा कारण आर दिया गया है। शहनाई में एक नली का आगे की ओर खुला भाग शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार होता है। इसमें आपका ए तो सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस सी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कार्यों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सैलून में किया जाता है, दंत चिकित्सा में, और वाहनों के पश्च दर्पणों में किया जाता है। सौर भट्टियों में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सही, एक मिनट, इसका 20 का सौर उत्तर हो, सही उत्तर इसमें, एक मिनट, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एक मिनट, सही देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसमें बी सही है, बट ये जो है, एक मिनट, सौर भट्टी में किया जाता है अवतल दर्पण का, सौर भट्टी में। इसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल, उत्तल दर्पण का किया जाता है।
वाहनों के पश्च दृश्य में दर्पणों का जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का, बाकी ये तीनों में अवतल का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र, रेटिना से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। कार्निया एक पर्दे के समान होता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें दोनों गलत हैं आपके, तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है। मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है। इंद्रधनुष के संदर्भ में क्या बात करनी है, तो इस वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ये तो सही है। वायुमंडल में उपस्थित जल सूक्ष्म बूंदों के द्वारा सूर्य में प्रकाश प्रक्षेपण के कारण बनता है, भी आपका सही हो जाएगा, दोनों आपके सत्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही है। किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे अधिक झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे कम झुकता है। बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो इसमें पहला तो आपका सही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। हिमेटिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। इसमें आपका कौन सा कथन सही है। जैसे यह एक आयरन और फाइनिन है, तो ये तो आपका सही, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। पल्मोनरी फाइब्रोसिस से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसमें अंग आपका प्रभावित होता है फेफड़ा, ठीक, फेफड़ा प्रभावित होता है। लसिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन आपका सही है। तो यह एक संयोजी ऊतक है, भी सही। इसमें प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, भी सही। यह रक्त का थक्का बनाता है, भी सही। यह आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, यह ट्रिक सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।